चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो हमारा मार्गदर्शन किया है उससे हम बहुत आगे बढ़ निकल के आ गए हैं और आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज की इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे माननीय डॉक्टर मगन ससानी साहब, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट, मेरे सम्मानित सीनियर साथी जो डाइस पर मौजूद हैं, आज इस हॉल में सभी मेरे कार्यकर्तागण साथी जो पूरे प्रदेश से यहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का ही सम्मेलन है, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो यहाँ बैठने की जगह ही नहीं, पहले ही कार्यकर्ताओं ने ही नहीं जगह छोड़ी है, तो मैं समझता हूँ कि और जनता आ जाती तो फिर क्या हाल होता है, यहाँ तो पूरे पेज में जगह नहीं होती। तो साथियों, खैर मैं विषय पे आता हूँ और अपनी मुझे एक ही बात रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी। ईवीएम की बात रखनी है। दूसरे सत्र में मेरा नाम था वक्ताओं में, ईवीएम की बात रखनी है मुझे। साथियों, कहते हैं कि भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, तो उससे पहले यहाँ पे मनुस्मृति बहुत मुस्तैदी से, मजबूती से अपनी ब्राह्मणी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। बाबा साहब ने बहुत संघर्ष के बाद उससे हमें मुक्ति दिलाई, पूरे समाज को मुक्ति दिलाई, बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को, सभी को मुक्ति दिलाई। महिलाओं को तो विशेष रूप से उनका आभारी होना चाहिए कि आज वो मनुस्मृति से बहुत ज़्यादा मुक्त हैं और हम सबको उनका हमेशा, हम उनके मतलब आभारी रहेंगे, हमेशा ही रहेंगे, उनके चरणों में हमेशा नतमस्तक रहेंगे इस कार्य के लिए। और उन्होंने साथ में एक अल्टरनेट व्यवस्था भी की, और वो व्यवस्था थी कि हम एक वोट का राइट मिलेगा हमको, और वो वोट का राइट बैलेट के माध्यम से हम जो है एडल्ट फ्रेंचाइज को एक्सरसाइज कर पाएंगे। हम कर रहे थे, आगे बढ़े थे, और हमको माननीय काशीराम साहब की लीडरशिप में हम काफ़ी आगे बढ़ गए थे एडल्ट फ्रेंचाइज की मदद से। परंतु जब इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने एक नारा सुना, वो नारा क्या था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो वोट को चोरी करने का एक रास्ता खोजा गया। और वो ईवीएम, वोट को चोरी करने का रास्ता, क्यों हम चोरी करने की बात कर रहे हैं कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। आर्टिकल 340 से आगे के जो आर्टिकल हैं, 4-5 आर्टिकल्स हैं संविधान में, जिसमें इलेक्शन कमीशन का ये ड्यूटी लगाया कि भारत देश में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन होगा वो फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए, और ये जिम्मेवारी उनकी थी। परंतु ईवीएम के माध्यम से फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन आज नहीं हो रहा है। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है, और इसकी वजह से जितनी भी बाकी समस्याएं पैदा हो रही है भारत देश में, हमारे समाज में, चाहे वो नीट का मैटर हो, चाहे हमारी जनगणना नहीं हो रही, जाति आधारित जनगणना नहीं हो रही, चाहे हमें 5 किलो अन्न पर मजबूर किया जा रहा है जीने के लिए, हमारे स्कॉलरशिप्स को रोक दिया गया, बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा, उनको हॉस्टल्स को तबाह कर दिया गया। शिक्षा व्यवस्था अगर तबाह हो जाए तो आप सोचिए कि जो एक रास्ता खुला था हमारी प्रोग्रेस का, वो सारा बंद हो चुका है। तो ये आधुनिक भारत की दूसरी मनुस्मृति है, समझ लीजिए। इस मनुस्मृति को अब बाबा साहब दूर करने के लिए नहीं आने वाले, इसका निवारण आपको ही करना पड़ेगा। हमारे और आपके अलावा इसका निस्तारण और निवारण कोई करने वाला नहीं है। मैं 99 में पहली बार जब वाम क्षेत्र में जुड़ा, उसके बाद में कोशिश करता रहा दिल्ली की यूनिट के साथ में। 2003 में मैं गाजियाबाद में शिफ्ट हो गया, और 2005 में मुझे अवसर मिला कि गाजियाबाद में मेसराम साहब का कार्यक्रम कराऊं। वहां पे एक वक्ता, कोई एक व्यक्ति भी नहीं था, मैं अकेला गया। तो जब वहां पर 200 लोगों को इकट्ठा करके मेसराम साहब का स्पीच हुआ,
तो उन्होंने एप्रिसिएशन में ये वर्ड बोला, दिनकर यहाँ 2 लोग नहीं मिलते थे मुझे गाजियाबाद में, आज 200 मिल गए। और मैं गारंटी कहता हूँ कि आज जब गाजियाबाद में कोई भी कार्यक्रम होता है, हापुड़ जबकि वहां से अलग हो गया है, तो कम से कम 2-4 हजार लोगों के कार्यक्रम करने में हम बिल्कुल सक्षम है। आराम से हमारे साथी जो है बड़े मजबूती से वो कार्यक्रम करते हैं और लाखों रुपया का फंड्स देते हैं। इस बात में हमारा हापुड़ बहुत आगे है। मैं उन सभी साथियों को बधाई का पात्र हैं, वो उनको मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं और इसी तरीके से वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे। साथियों, मैं एक अपने मन की बात कहना चाहता हूं। किसी भी परिवार में हम देखते हैं कि लोग बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के बहाने लेके खड़े होते हैं। अरे साहब, ये बहाना है, पैसा देने की तो बात छोड़िए, घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है, एसी में बैठे हुए हैं, खूब कोठियां बंगले बनाए। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में अगर गुलामी बरकरार नहीं तो वो बिजली का, उनके बच्चे जो है बिजली का बिल नहीं भर पाएंगे, उस घर की सफेदी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं सब एक चीज कहना चाहता हूं, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो मुझे महसूस होती है। चाहे हमारे परिवार में, सर बिल्कुल 1 मिनट में, हमारे परिवार में कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई भी परिवार का सदस्य अगर थोड़ा तकलीफ में आ जाए और उसे इतनी इमरजेंसी हो जाए कि उसे हॉस्पिटल ले जाना है, तो भले ही आंधी आ रहा हो, तूफान आ रहा हो, हमारे पास गाड़ी है नहीं है, बाइक है नहीं है, कुछ भी करें, चाहे पड़ोसी से मदद मांगे, रात को जगाएं और हम उसको इमरजेंसी में ले जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसका दर्द महसूस करते हैं, इसलिए हम ले जाते हैं। साथियों, आज हमारा पूरा समाज गुलाम है, बीमार है, बुरी तरह से बीमार है, परंतु बड़े बड़े मोटे होकर के जिन्होंने बाबा साहब और बाबा साहब के सहयोगी, जिनके पैरों में चप्पल नहीं थी, शरीर पे कपड़ा नहीं था, मैंने महाड़ तालाब का सत्याग्रह पढ़ा, उसमें पता लगा कि बहुत 3-3 दिन तक लोग बैठे रहे, सत्तू खा करके, नमक के साथ में, पैर में चप्पल नहीं थी, फटी हुई बनियान के साथ में, उनके साथ में संघर्ष कर रहे थे। ऐसे साथियों ने हमें जिंदगी जीने का अधिकार दिया है। आज हम अफसर बन करके रिटायर हो रहे हैं, आज हम अच्छी शिक्षा पा रहे हैं, आज हम यहाँ बोलने लायक हो गए, आज हम जिनको जमीन पर चलने नहीं दिया जाता था, हवाई जहाज का सफर करते हैं सर, है ना, फर्स्ट क्लास में चलते हैं, एसी में ट्रेवल करते हैं। तो ऐसे अधिकार को उन लोगों ने दिया जिनके पैर में चप्पल नहीं थी। आज हमारे लाखों करोड़ों जो उनके संघर्ष की वजह से हमारे समाज में लोग मजबूत हुए हैं, उनको गर्मी लगती है, पसीना आते हैं सर, है ना, घर से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो मैं दूसरी स्लिप आ गई है, समाप्त करता हूँ। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है, पूरा समाज बीमार है, आप निकले हैं, आप ही नहीं और लोगों को भी निकालिए। आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करेंगे, ऐसी भी उम्मीद करता हूँ। जय मूल्यवासी, थैंक यू।